हेलो स्टूडेंट, श्रद्धा इंटरमीडिएट कॉलेज कचनारा या वाराणसी से मैं मुन्ना सर आपको केमिस्ट्री के इस वीडियो में सॉल्यूशन चैप्टर से नॉर्मलता का अध्ययन कराएंगे। तो स्टूडेंट ध्यान दें, नॉर्मलता जो होती है विलयन को मापने की एक इकाई है। अर्थात हम नॉर्मलता में विलयन की सांद्रता को नापते हैं और यह एक रासायनिक यूनिट है विलयन को नापने की। तो स्टूडेंट ध्यान दें, नॉर्मलता होता क्या है? 1 लीटर विलयन में उपस्थित, स्टूडेंट ध्यान दीजिए, विलयन आपका 1 लीटर है तो 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के तुल्यांकों की संख्या को विलयन की नॉर्मलता कहते हैं। तो स्टूडेंट ध्यान दें, विलयन आपका 1 लीटर है और उसमें विलय के कितने तुल्यांक उपस्थित हैं। आप जानते हैं स्टूडेंट, सॉल्यूशन में विलायक और विलय 2 कंपोनेंट होते हैं। तो विलायक के नहीं, विलय के तुल्यांकों की संख्या अगर आप बता रहे हैं तो इसका अर्थ है कि आप नॉर्मलता के बारे में बता रहे हैं। तो स्टूडेंट ध्यान दें फिर से, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के तुल्यांकों की संख्या को नॉर्मलता कहते हैं। इस प्रकार आप कह सकते हैं नॉर्मलता बराबर विलय के तुल्यांकों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर। स्टूडेंट ध्यान दें, अब विलय के तुल्यांकों की संख्या आप कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि विलय के तुल्यांकों की संख्या बराबर विलय का भार बटे विलय का तुल्यांकी भार। स्टूडेंट ध्यान दें, तुल्यांकों की संख्या कैसे निकलती है या कैसे मापी जाती है? तो विलय का जितना भार दिया रहेगा विलय में, वह विलय का भार बटे विलय का तुल्यांकी भार। अब स्टूडेंट तुल्यांकी भार कैसे निकालेंगे? तो आप देख रहे हैं स्टूडेंट, तुल्यांकी भार बराबर अणु भार बटे संयोजकता। ध्यान से सुनिए स्टूडेंट, कोई भी यौगिक है जैसे H2SO4, उसका अणु भार बटे उसकी संयोजकता, वही आपको बतलाया जाएगा कि ये तुल्यांकी भार है। तो फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं कि जैसे सोडियम कार्बोनेट या HCl या जो भी, तो HCl की संयोजकता 1, H2SO4 की संयोजकता 2, सोडियम कार्बोनेट की संयोजकता 2। तो एक एग्जांपल आपको लेते हैं कि H2SO4 जो आपका है उसका अणु भार 98, अब बटे आप कर देंगे 2, तो जो आपको आ रहा है 49, वो आपका तुल्यांकी भार है। तो स्टूडेंट ध्यान दें, तुल्यांकी भार बराबर होता है क्या? अणु भार बटे संयोजकता। फिर कह रहे हैं स्टूडेंट, अगर आपको नॉर्मलता दिया हो किसी विलयन का, नॉर्मलता और विलयन की सांद्रता आपको निकालनी हो, तो सांद्रता ग्राम प्रति लीटर में व्यक्त की जाती है। तो सांद्रता आपका ग्राम प्रति लीटर में आपको ज्ञात करनी है। तो सॉल्यूशन की जो नॉर्मलता है उसमें विलय के तुल्यांकी भार से गुणा कर देंगे। स्टूडेंट ध्यान दें, किसी विलयन की नॉर्मलता आपको ज्ञात हो और उस विलयन की सांद्रता ग्राम प्रति लीटर में ज्ञात करनी हो, तो उस विलयन में विलय के तुल्यांकी भार से आप गुणा कर देंगे तो आपको विलयन की सांद्रता ग्राम प्रति लीटर में ज्ञात हो जाएगी। स्टूडेंट, आपको नॉर्मलता और मोलरता में संबंध पीछे बताया गया है कि नॉर्मलता बटे मोलरता बराबर n जहाँ पर आपका एसिडिटी या बेसिडिटी है, अर्थात क्षारकता या अम्लता। अगर अम्ल है तो अम्ल की क्षारकता, क्षार है तो क्षार की अम्लता, ये आप जानते हैं। तो नॉर्मलता और मोलरता में संबंध यही है स्टूडेंट कि विलयन की नॉर्मलता बटे विलयन की मोलरता बराबर n, ये आप जानते हैं, आपको पिछले कक्षा में बताया गया है। स्टूडेंट आप ध्यान दें, नोट में आपको बताया जा रहा है कि जिस विलयन में विलय का केवल एक तुल्यांक, स्टूडेंट ध्यान दें, यहाँ पर एक तुल्यांक उपस्थित होता है उसे नॉर्मल विलयन कहते हैं। स्टूडेंट ध्यान दें,
जिस विलयन में विलय का केवल एक तुल्यांक उपस्थित होता है उसे नॉर्मल विलयन कहते हैं। नॉर्मल विलयन को आप 1n से प्रदर्शित करते हैं। ठीक इसी तरह डेसी नॉर्मल विलयन, सेंटी नॉर्मल विलयन तथा मिली नॉर्मल विलयन को क्रमशः n/10, n/10 को स्टूडेंट आप 1/10 लिख सकते हैं, n/100 को 1/100 लिख सकते हैं, n/1000 को 1/1000 लिख सकते हैं। तो ये आपको क्रमशः डेसी, सेंटी और मिली नॉर्मल विलयन हैं। स्टूडेंट ध्यान दें, नोट में आपको बता रहा है कि जिस विलयन में विलय का केवल एक तुल्यांक उपस्थित हो, एक तुल्यांक स्टूडेंट बोल रहे हैं, उसे आप कहते हैं नॉर्मल विलयन, और नॉर्मल विलयन को 1n से प्रदर्शित करते हैं। ठीक इसी तरह डेसी नॉर्मल, सेंटी नॉर्मल और मिली नॉर्मल को क्रमशः n/10, n/100, n/1000 से प्रदर्शित करते हैं। तो स्टूडेंट ध्यान दें, नॉर्मलता आपको बताया गया अभी कि विलयन में विलय के तुल्यांकों की संख्या को भी क्या कहते हैं, नॉर्मल। स्टूडेंट ध्यान दें, यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन बताया जा रहा है। स्टूडेंट ध्यान दें, यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन बताया जा रहा है कि 4 ग्राम NaOH को जल में घोलकर 500 ml विलयन बनाया गया। स्टूडेंट ध्यान दें, 4 ग्राम आपका NaOH है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, उसको जल में घोलकर विलयन कितना बना दिया गया है, 500 ml। स्टूडेंट ध्यान दें, अब प्राप्त विलयन की नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। तो हम जानते हैं स्टूडेंट, विलयन की नॉर्मलता बराबर विलय का भार बटे विलय का तुल्यांकी भार आयतन लीटर में। विलय का भार आपको 4 ग्राम, तुल्यांकी भार आपको बताया गया है स्टूडेंट। तुल्यांकी भार कैसे निकालते हैं, अणु भार बटे संयोजकता। तो अणु भार NaOH का 40 और उसकी चूंकि संयोजकता 1 है इसलिए तुल्यांकी भार भी कितना आएगा, 40। तो 4/40 बटे 0.5 कहाँ से आया है स्टूडेंट, 500 ml विलयन को हमने लीटर में कन्वर्ट किया है, तो 0.5 लीटर आयतन आया है। ये 4 ग्राम NaOH है और 40 उसका तुल्यांकी भार है NaOH का। तो स्टूडेंट तुल्यांकी भार बार बार कह रहे हैं, अणु भार बटे संयोजकता। अणु भार सोडियम हाइड्रोक्साइड का 40 होता है और इसकी संयोजकता 1 होती है, अर्थात OH पर माइनस और Na पर प्लस एक ही होता है आवेश। तो 1 से भाग देंगे 40 में तो आपका 40 ही आएगा। तो इस तरह से इसकी नॉर्मलता होगी 0.2। आगे स्टूडेंट दूसरा क्वेश्चन आपको बोला जा रहा है कि 250 ml N/10 सोडियम कार्बोनेट का विलयन बनाने के लिए कितने सोडियम कार्बोनेट की आवश्यकता होगी। स्टूडेंट ध्यान दें, 250 ml विलयन आपको बनाना है। किसका विलयन बनाना है, सोडियम कार्बोनेट का, क्लियर, और जिसकी नॉर्मलता N/10 हो। स्टूडेंट फिर से ध्यान दें, 250 ml विलयन बनाना है जिसकी नॉर्मलता N/10 हो और किसका विलयन बनाना है, सोडियम कार्बोनेट का। तो आपको सोडियम कार्बोनेट की कितनी आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर स्टूडेंट आप जानते हैं नॉर्मलता बराबर विलय का भार बटे विलय का तुल्यांकी भार आयतन लीटर में। तो स्टूडेंट ध्यान दें, नॉर्मलता आपको दिया गया है 1/10 है बराबर विलय का भार। यही आपको निकालना है, ज्ञात करना है कि कितने सोडियम कार्बोनेट की आवश्यकता होगी। यही आपका विलय का भार है। और अणु भार आपको सोडियम कार्बोनेट का आपको पता होना चाहिए, सबका जोड़ेंगे तो आपको लगभग 106 आएंगे अणु भार। चूँकि इसकी संयोजकता 2 होती है, कार्बोनेट पर 2 माइनस और सोडियम पर 2 प्लस, तो संयोजकता 2 होती है तो 2 का भाग देंगे तो तुल्यांकी भार स्टूडेंट आ जाएगा 53। अणु भार इसकी 106 है और 2 संयोजकता से भाग देंगे तो 53 आ जाएगा।
तो यहाँ विलय का तुल्यांकी भार लिखा गया है 53 और विलय का भार आपको स्टूडेंट निकालना है 0.25। ये जो 250 ml आपको बिलियन बनाने हैं उसको लीटर में कन्वर्ट किया गया है, तो 0.25 लीटर। अब स्टूडेंट विलय का भार बराबर नॉर्मलता n/10 × 53 × 0.25, तो विलय का भार बराबर 1.35 ग्राम, इतना आपको आ जाएगा। ये स्टूडेंट आपका नॉर्मलता था। नॉर्मलता आपको बताया जा रहा है कि नॉर्मलता बिलियन में विलय के तुल्यांकों की संख्या को व्यक्त करता है। तुल्यांकों की संख्या कैसे निकलती है? विलय का भार बटे तुल्यांकी भार, और तुल्यांकी भार कैसे निकलता है? अणु भार बटे सांद्रता। ये आपको स्टूडेंट बताया गया है। स्टूडेंट इसी में आप एक अगली कड़ी में एक टॉपिक आप देख रहे हैं, मोललता। यहाँ आपको बताया जा रहा है मोललता 1 किलोग्राम विलायक में विलीन विलय के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। स्टूडेंट ध्यान दें, 1 किलोग्राम विलायक है। यहाँ आपका आयतन का जिक्र नहीं किया गया है, इसलिए आगे आपको बताया जाएगा कि मोललता ताप पर निर्भर नहीं करता है। यहाँ पर भार का जिक्र किया गया है, तो 1 किलोग्राम विलायक में विलीन विलय के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। इस प्रकार स्टूडेंट ध्यान दें, मोललता बराबर विलय के मोलों की संख्या बटे विलायक का भार ग्राम में इंटू 1000। आप इतना कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा। मोललता स्टूडेंट ध्यान से बहुविकल्पी क्वेश्चन में आपको बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मोललता ताप पर निर्भर नहीं करता। तो बहुविकल्पी में आपको क्वेश्चन मिलेगा स्टूडेंट कि कौन ताप पर निर्भर नहीं करता, या आपके विलयन को मापने की यूनिट इकाई जो ताप पर निर्भर नहीं करती, तो आपका आंसर मिलेगा मोललता। क्योंकि ताप परिवर्तित करने से भार में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ताप परिवर्तन से आयतन परिवर्तित होता है। स्टूडेंट ध्यान दें, ताप हम बढ़ाएंगे घटाएंगे तो आयतन में परिवर्तन हो सकता है या होता है। तो आयतन में परिवर्तन होता है तो मोलरता नॉर्मलता ताप बढ़ाने घटाने से परिवर्तित हो जाएंगे, लेकिन मोललता ताप परिवर्तित करने से परिवर्तित नहीं होता है। तो स्टूडेंट ध्यान दें, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको है बहुविकल्पी 1 नंबर में, कि मोललता ताप परिवर्तन पर निर्भर नहीं करता है। तो स्टूडेंट इस वीडियो में आपको इतना ही, अगला वीडियो में आपको देंगे। थैंक यू।